अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हम आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सब ने 10th फिज़िक्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिटेल्स पढ़ी हुई हैं। हम ये बात जानते हैं कि अगर हम बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये क्या होता है। ये वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है जो बैटरी का केमिकल रिएक्शन किसी पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड करता है ताकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो कर सके। और हम ये बात भी जानते हैं कि किसी लोड रेजिस्टर जैसे बल्ब के अक्रॉस आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ये वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जो कोई पॉजिटिव चार्ज हमें प्रोवाइड करता है जब वो रेजिस्टर के अक्रॉस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल के अक्रॉस मूव करता है, और वो हमें ये एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी की सूरत में प्रोवाइड करता है। सो हम सब ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी का डिफरेंस है पर यूनिट चार्ज जो कि दो टर्मिनल्स के दरमियान में बनाया जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में करंट फ्लो करता है। लेकिन आज जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करेंगे। हम स्टैटिक चार्जेस के रेफरेंस से पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे कि अगर स्पेस में एक दूसरे से थोड़े से फासले के ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनके दरमियान में जब चार्ज मूव करता है तो उसके लिए कितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज यूज होती है या हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। हम उन स्टैटिक चार्जेस के रेफरेंस में आज पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे और इस पोटेंशियल डिफरेंस की डिस्कशन से हम बाद में लास्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर लेंगे। सो आइए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए हमने सबसे पहले केस स्टडी लिखना है और कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम में हम शो करेंगे दो प्लेट्स इनफाइनाइट एक्सटेंट की हैं। हमें इन इनफाइनाइट एक्सटेंट की प्लेट्स का एक फाइनाइट सा पोर्शन यहां पे ड्रॉ करना है इस तरह से। इनमें से अपर प्लेट को हमने प्लेट बी का नाम दिया है और लोअर प्लेट को प्लेट ए का नाम दिया है। हम इन दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस स्प्रे करते हैं। जो प्लेट बी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और प्लेट ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रे किया गया है इस तरह से। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दैट मीन्स ये प्लेट्स एक्चुअली एक एरिया हैं। अब इस रीजन में ये जो चार्जेस हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इन प्लेट्स की इनर सरफेसेस के दरमियान में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे इन रेड कलर्ड लाइंस के जरिए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ तक जितने पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे केस स्टडी के अंदर पॉइंट्स की सूरत में लिख देता हूं। आपने क्या करना है, आपने इन पॉइंट्स को पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। सो यहां पे हम क्या बताएंगे कि एक सेट ऑफ प्लेट्स है ए एंड बी, दोनों इनफाइनाइट एक्सटेंट की हैं और हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं एक फाइनाइट पोर्शन। इन प्लेट्स का फाइनाइट पोर्शन ही स्टडी किया जा रहा है। इन प्लेट्स में से जो प्लेट ए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रे किया गया है और जो प्लेट बी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रे किया गया है। सो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम बी टू ए। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने प्लेस करना है क्या, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट। हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट प्लेस करना है। लेट्स से मैं कहता हूं कि वो क्यू नॉट यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर प्लेस किया गया है। सो दिस इज चार्ज क्यू नॉट। इससे क्या होगा, जैसे ही हम चार्ज को प्लेट्स के दरमियान में प्लेस करेंगे इट विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गिवन बाय एक्सप्रेशन एफ ई इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। चूंकि चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, तो यहाँ पे इस तरीके से डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स को हम ड्रॉ कर देते हैं। दैट मीन्स एफ ई
इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ई। इस तरीके से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट बात जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है कि इफ क्यू नॉट इज अलाउड टू फॉल in the direction of applied electric field, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गिरना इसको अलाउ किया गया तो क्या होगा? इट विल लूज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी and it will gain kinetic energy. नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? हमने यहां पे ये बात बता देनी है, we require electrostatic equilibrium. हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज मस्ट रिमेन कांस्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब ये काम किस तरह से होगा? ये काम इस तरह से होगा कि आप यहां पे क्या कर दीजिए, अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स equal in magnitude to Fe but opposite in direction. So जब आप यहां पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इस चार्ज के ऊपर अपवर्ड एक्ट कर रही होगी। जो क्वेश्चन हमारे जहन में इस स्टेटमेंट से आता है वो ये कि ये एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कहां से करेंगे? तो इसके लिए हम इस चार्ज को किसी थ्रेड के जरिए से होल्ड करके खींच के ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इन प्लेट्स के बाहर कोई और एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस वाली। या फिर हम ये काम भी कर सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए से हम इस चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करवाएं, जिस तरीके से एक सेल के अंदर होता है। लेकिन फिलहाल बात यही है कि एक्सटर्नल फोर्स और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं ये आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। इससे क्या होगा? नेट फोर्स चार्ज के ऊपर कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी एफ नेट इज इक्वल टू नल वेक्टर, या फिर स्केलर फॉर्म में देखा जाए तो ये जो एफ एक्सटर्नल है और जो एफ इलेक्ट्रिक है इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा, या फिर एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू 0। सो सिस्टम की कोई भी जो काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली है वो नहीं आएगी और काइनेटिक एनर्जी का चेंज बिल्कुल ही 0 रहेगा। अब यहां पे हमने एक बात बतानी है, वो ये कि इफ नाउ Q naught moves in the direction of field, अगर ये फील्ड की डायरेक्शन में चलता है तो क्या होगा? It will lose electric potential energy and it will provide us वर्क। अस से मुराद कोई एक्सटर्नल सिस्टम है। अगर ये चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और आपने एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई की हुई है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, तो ये चार्ज उस एजेंट के ऊपर जिसको आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के लिए रखा हुआ है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उसको डिस्प्लेस करता हुआ नीचे की तरफ ले आएगा, और ये चार्ज उस एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड करने वाली जो बॉडी है उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करेगा और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ड्रैग करता हुआ नीचे ले आएगा। नेक्स्ट बात हमने ये बतानी है, if Q naught is lifted towards plate B, अगर आप इसे प्लेट B की तरफ लिफ्ट करते हो
तो उस सूरत में क्या होगा, इट विल गेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क इज नीडेड टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो भी एक्सटर्नल एजेंट है, अगर आप चाहते हो कि आप इस चार्ज को लिफ्ट करो यहाँ पे प्लेट बी की तरफ, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रखते हुए, तो एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पे वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल एजेंट फोर्स ऊपर को लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगी। सो ये एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल ही है। नेट फोर्स 0 है, लेकिन जाहिर बात है एक इनिशियल पुश रिक्वायर्ड होता है जिसकी मदद से ये चार्ज ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, फिर हम यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, मूव Q नॉट फ्रॉम A टू B। तो आपने यहाँ पे जो मूवमेंट करवानी है इस चार्ज की, इस एक्सटर्नल फोर्स के नतीजे में, वो किस तरफ होनी है, वो होनी है अपर डायरेक्शन में। सो दैट मीन्स आवर डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम प्लेट A टुवर्ड्स प्लेट B। ये डिस्प्लेसमेंट है। आप इसको कंपेयर कीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, ग्रेविटी की लगाई गई फोर्स के ऑपोजिट, तो हम जिस चीज को लिफ्ट कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसके ऊपर फोर्स वेट के बराबर ही लगाते हैं, बस डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस चार्ज को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। लेट्स से मैं कहता हूं, अगर आप ग्रेविटी में किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो, एक पॉइंट ए के ऊपर किसी मैस की एनर्जी है लेट्स से 10 जूल, और एक और पॉइंट बी के ऊपर उसकी एनर्जी है 15 जूल। तो आपने सिस्टम पे कितना वर्क किया, आपने सिस्टम पे वर्क किया 5 जूल्स, और सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आया, वो भी आया 5 जूल्स। इसके अलावा ग्रेविटी का वर्क किया है वो है -5 जूल, क्योंकि ग्रेविटी मैस को नीचे खींचना चाह रही थी लेकिन आप ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे थे। तो सेम ऐसे ही जब आप यहाँ पे इस चार्ज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे प्लेट बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप वर्क करोगे, और आप क्या किया गया, वर्क प्लेट ए और प्लेट बी के ऊपर मौजूद जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके डिफरेंस के तौर पे अपेयर होगा। लेट्स से प्लेट ए के ऊपर चार्ज की जो एनर्जी है वो 10 जूल है और प्लेट बी के ऊपर 15 जूल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रखता है। तो जब आप प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ जाओगे, तो ये डिफरेंस ऑफ 5 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको वर्क की सूरत में प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के जरिए से। इस हिसाब से अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल डिस्कशन की हेडिंग लिखते हैं। इस हेडिंग में हमने सबसे पहले तो ये बता देना है कि जो आपने वर्क परफॉर्म किया है चार्ज को प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ लिफ्ट करने के लिए, वो दोनों पॉइंट्स में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू के तौर पे अपेयर हुआ है, और फर्दर ये यू बी माइनस यू ए के इक्वल है। सो ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया है। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की भी स्टेटमेंट है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था। उसमें क्या स्टेटमेंट थी, वर्क डन ऑन एनी सिस्टम अपीयर्स एज एन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, या फिर कोई भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो सकती है, या फिर इनका सम, इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुके हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस चार्ज पार्टिकल की, जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो सिर्फ इंक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे अपेयर हो रहा है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, या फिर वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, आप इस पूरी टर्म को चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर दें। सो जब आप इसको चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या है, वो है प्लेट ए और प्लेट बी के दरमियान में मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस। फर्दर मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सटेंड करके लिख रहा हूं कि ये बन जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट, या फिर यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट,
अगर एलसीएम ब्रेक कर लिया जाए तो इसे लिखा जा सकता है यू बी ओवर क्यू नॉट माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहां से हमने क्या करना है, यहां से हमने डेफिनेशन लिखनी है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। सो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप इस टर्म को रीड आउट कर लें या फिर इस टर्म को रीड आउट कर लें। इन टर्म्स को कैसे रीड आउट करेंगे, यहां पे हम इसे लिखेंगे, पहली टर्म को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर इस टर्म को पढ़ना है तो क्या लिखेंगे, वर्क डन। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये कौन प्रोवाइड करेगा या फिर ये वर्क कौन परफॉर्म करेगा, ये होगा बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। कौन सा एक्सटर्नल एजेंट, जो यहां पे ये एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये एनर्जी किसको प्रोवाइड होगी, ये होगी डिवीजन में मौजूद क्यू नॉट को। इस फॉर्मूले को पढ़ लें या फिर इस फॉर्मूले को पढ़ लें। डिवीजन में मौजूद क्यू नॉट को ये एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो डिवीजन को किस तरह से पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं पर यूनिट। और क्यू नॉट क्या है, इट इज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्यों प्रोवाइड की गई है, ताकि आप चार्ज को प्लेट ए से लिफ्ट करके प्लेट बी के ऊपर प्लेस कर दें। तो यहां पे लिख देते हैं, इन लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेट ए। प्लेट ए क्या है, दैट इज अ पॉइंट एट लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स प्लेट ए के ऊपर अगर चार्ज मौजूद होगा तो इसके ऊपर काम करने का पोटेंशियल कम होगा। कहां पे लेके जा रहे हैं, प्लेट बी की तरफ, टू अ पॉइंट एट हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं या ऑपोजिट। तो यहां पे लिख देते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलावा हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ने नहीं दी, तो लिखेंगे कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। is called potential difference between these two points। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लिया। एक दफा सीक्वेंस में रीडिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन लिफ्टिंग इट फ्रॉम अ पॉइंट एट लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखनी है, जो हम ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब बारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट की। क्या एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये इटालियन साइंटिस्ट है अलेजेंड्रो वोल्टा। उसके नाम के ऊपर वोल्ट, जिसका सिंबल कैपिटल वी लिखा जाता है, ये इसका एसआई यूनिट है। और अगर आपको कहा जाए कि आप इस वोल्ट को डिफाइन कर लें, तो आप सबसे पहले वोल्ट वी की हेडिंग लिखिए, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से लिखिए। इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर क्यू नॉट, या फिर यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट, या फिर यू बी ओवर क्यू नॉट माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट,
दैट इज फर्दर इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपने उनके यूनिट्स पुट कर लेने हैं। आप पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे उसका ऐसा यूनिट वोल्ट पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद आप इस टर्म में एनर्जी का यूनिट जूल पुट कर दीजिए, या फिर इसकी जगह पे जूल पुट कर दीजिए। वर्क डन भी जो है वो एनर्जी में चेंज के इक्वल ही होता है और एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क होती है, सो दोनों के यूनिट्स जूल ही होते हैं। और जब आप चार्ज का यूनिट पुट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कूलम। अब आप सबके साथ 1 1 1 लिख दीजिए और आप साइमल्टेनियसली डिफाइन कर दें वोल्ट को। सो आप हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन की, और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से मिलती जुलती है, इसलिए यहां पे मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना सिखाऊंगा। आप इस इक्वेशन को रीड आउट कीजिए। आप लिखिए इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, या फिर एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू अ चार्ज ऑफ +1 कूलम बाय सम एक्सटर्नल एजेंट in lifting it from a point of low electric potential to a point of high electric potential against the electric field keeping electrostatic equilibrium, then potential difference between these two points is said to be 1 volt. So इस तरीके से वोल्ट की डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे। रिपीट कर रहा हूं, if 1 joule of electric potential energy is provided or work is done by some external agent on a charge of +1 coulomb in lifting it from a point of low electric potential to a point of high electric potential against the electric field keeping electrostatic equilibrium, then potential difference between these two points is said to be 1 volt. So इस तरीके से हमने potential difference का जो ऐसा यूनिट है वोल्ट उसकी डेफिनेशन कर दी। अब हम देखते हैं जरा इसके बेस यूनिट्स क्या हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग होगी इसके बेस यूनिट्स की। हमने जो इक्वेशन स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट से, या फिर वर्क डन डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट से हमने स्टार्ट लिया है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, वर्क का जूल और चार्ज का कूलम पुट किया है। सो आप इसको मिला के इस तरीके से जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। सो 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम। अब आप जरा बेस यूनिट्स पुट करना स्टार्ट करें। हम ये बात जानते हैं कि जूल जो है वो वर्क का ऐसा यूनिट है, इसलिए वर्क का फार्मूला F.D होता है, और आप जूल की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर पुट कर सकते हैं। और कूलम Q इज इक्वल टू IT से डिफाइन होता है, इसलिए कूलम की जगह पे एम्पेयर सेकेंड भी लिख सकते हैं। फर्दर न्यूटन भी एक डिराइव्ड यूनिट है, सो इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू MA। दैट मीन्स न्यूटन की जगह पे आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करेंगे। सो ये सब्स्टिट्यूशंस कर लीजिए। वोल्ट किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले जूल बन जाएगा न्यूटन मीटर, और चार्ज बन जाएगा एम्पेयर सेकंड। फर्दर न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और साथ 1 मीटर और एम्पेयर सेकंड इस तरीके से मौजूद होंगे। सो अब आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। वोल्ट के बेस यूनिट्स क्या बन गए, वो बन गए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर, या फिर kg m स्क्वायर s माइनस 3 a माइनस 1। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर वोल्ट की डायमेंशंस लिखना चाहें तो डायमेंशंस किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे कि किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, मीटर लेंथ का, सेकंड टाइम का, a एम्पेयर है उसके लिए डायमेंशंस a ही यूज होती हैं, लेकिन समटाइम्स I भी यूज हो जाती है, लेकिन प्रीफर आपने a को ही करना है। सो इस तरीके से ये इसकी डायमेंशंस है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम यहां से अपनी अगली हेडिंग लिखते हैं, और अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए अगेन हम वही डायग्राम का सहारा लेंगे। सो अब हम अगेन वही फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर क्यू नॉट, या फिर WAB ओवर क्यू नॉट। आप यहां से क्यू नॉट को सिर्फ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा क्यू नॉट डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U या फिर WAB, क्योंकि इक्वेशन की तमाम साइड्स को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया है हमने। तो ये बन जाएगा WAB इज इक्वल टू
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी, या फिर इस तरह लिख लें डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, क्योंकि बी हमारा फाइनल पॉइंट है और ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो डेल्टा वी में आमतौर पे फाइनल पहले और इनिशियल बाद में लिखा जाता है। तो यहां से अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट या फिर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट टू अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q naught in lifting it from a point of low electric potential, that means ऐसा पॉइंट जिस पे काम करने की सलाहियत कम है, to a point at high electric potential is called electric potential energy. Acquired by the charge. नेक्स्ट ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा। तमाम एनर्जीज की तरह इस एनर्जी का यूनिट भी साइंटिस्ट जेम्स प्रीस्कॉट जूल के नाम के ऊपर जूल है। और अगर आपको यहां से जूल को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? आप लिखोगे कि चूंकि फार्मूला है वर्क डन डब्ल्यू ए बी या फिर डेल्टा यू दैट इज क्यू नॉट डेल्टा वी, सो आप वर्क या एनर्जी की जगह पे उसका यूनिट जूल पुट कर दो, चार्ज की जगह पे कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे वोल्ट, सबके साथ 1 1 1 लगा दो, तो यहाँ पे हमें ये बात पता चलेगी कि जो जूल है वो कूलम टाइम वोल्ट होता है। जूल क्या होता है? इट इज कूलम टाइम्स वोल्ट। कूलम और वोल्ट को मल्टीप्लाई करने से जूल मिलता है। अब इसके बेस यूनिट्स डायमेंशन जो हैं वो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ कि जो जूल है इसके बेस यूनिट्स क्या बनेंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और जो वर्क या फिर एनर्जी की डायमेंशंस हैं वो होंगी ml स्क्वायर t-2। अब तक हम क्या कर चुके हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने यहां से जो टर्म डिफाइन करनी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्क्राइब करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से लिख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? डेल्टा V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर क्यू नॉट, या फिर यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट, या फिर यू बी ओवर क्यू नॉट माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट, या फिर डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब जरा इस डायग्राम को गौर से देख लें। मैंने यहाँ पे प्लेट ए से चार्ज को लिफ्ट करके प्लेट बी पे प्लेस किया था। अब मैं यहाँ से प्लेट ए को रिमूव कर देने लगा हूँ। इसको मूव कर देने लगा हूँ कहाँ तक? इतने फासले तक कि ये प्लेट बी से इन्फिनिटी के फासले के ऊपर चली जाए। तो ये प्लेट बी है। इस प्लेट बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, इनफाइनाइट एक्सटेंड की है, लिमिटेड सा पोर्शन ड्रॉ किया गया है, और ये एक एरिया है, लाइन नहीं है, तो इसका साइड व्यू दिखाया गया सिर्फ यहाँ पे। अब अगर आपने प्लेट ए बिल्कुल ही रिमूव कर दी, हटा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर दोनों डायरेक्शन में ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगी इस तरीके से। ये काम मैंने होने नहीं देना। मैंने क्या करना है? मैंने प्लेट ए को उठा के इन्फिनिटी की तरफ मूव करना शुरू करना है,
और आखिर में चलते चलते वो प्लेट इन्फिनिटी पे आ जाएगी। और जाहिर बात है इन्फिनिट फासला यहाँ ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये एक बाउंड्री शो कर देता हूँ कि ये वो बाउंड्री है जहां तक इन्फिनिटी फासला अचीव कर लिया गया है। और चूंकि प्लेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रही है इनफाइनाइट एक्सटेंट की होने की वजह से, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इन लाइंस की मदद से इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन है ये। सो अब क्या है, अब हमारा जो पॉइंट ए है वो पॉइंट ए इन्फिनिटी के ऊपर मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगेन वही टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 प्लेस करना है। अब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रही क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ए जो कि इन्फिनिटी पे है वहां से उठा के पॉइंट बी जो कि फील्ड के अंदर है वहां तक इस चार्ज को प्लेस करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे लेट्स से ये चार्ज पड़ा हुआ है और साइडवेज डिस्प्लेस कर रहा हूं तो भले मैं वर्क कर रहा हूं, क्लोज लूप में भी वर्क हो रहा है क्योंकि मुझे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना है, या अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तब भी मेरी बॉडी की एनर्जी यूज हो रही है अगर मैं मैनुअली इसको मूव कर रहा हूं, या फिर जो एजेंट इसको मूव कर रहा है उसकी एनर्जी लग रही है। सो वो तो वर्क परफॉर्म कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं है। इवन मैं इस चार्ज को यहां से उठा के मूव करता करता यहां तक भी ले आऊं तो फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं है। आप वर्क कर रहे हो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल का ताल्लुक तो फील्ड के साथ है। तो जब आप फील्ड में एंटर ही नहीं हुए, उसके अगेंस्ट आपने चार्ज को ना एनर्जी प्रोवाइड की है ना उससे एनर्जी ली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका किया गया वर्क डन नॉन जीरो होने के बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क जीरो है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। चार्ज की स्पीड तब्दील नहीं करनी हमने, वरना उसकी काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम पॉइंट ए को इन्फिनिटी पे ले जा चुके हैं। सो जिस तरीके से जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर किसी पॉइंट के ऊपर किसी भी मैस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है क्योंकि आप उसको मूव करके फील्ड के अंदर कोई एनर्जी ना स्टोर कर सकते हैं, ना ही फील्ड की डायरेक्शन में मूव करके उससे एनर्जी ले सकते हैं। सेम वैसे ही पॉइंट ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है किसी चार्ज की वो क्या हो चुकी है, वो जीरो हो चुकी है। इस तरीके से ये टर्म भी जीरो हो चुकी है और ये टर्म भी जीरो हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कंपैरिजन के नतीजे में जो VB है वो UB ओवर Q0 के इक्वल बनता है और जो VA है वो UA ओवर Q0 के इक्वल बनता है। सो जब UA जीरो है तो VA भी जीरो है। इस हिसाब से हमारा जो फार्मूला है वो अब रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में, डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U, जिसमें एक पॉइंट इन्फिनिटी है एक पॉइंट B है, ओवर Q0 इज इक्वल टू UB माइनस जीरो ओवर Q0, या फिर UB ओवर Q0 माइनस जीरो ओवर Q0 इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू B ओवर Q0, या फिर डेल्टा V इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू डेल्टा UB, या फिर UB ओवर Q0। ये और ये एक ही बात बता रही हैं, इज इक्वल टू WB ओवर Q0। तो जब एक ही पॉइंट रह गया है तो आप उसको फिर पॉइंट B क्यों कह रहे हो? जनरल एक्सप्रेशन बना लो। जनरल एक्सप्रेशन ये बनेगा कि अब वहां पे डेल्टा V के अंदर एक पॉइंट के जीरो हो जाने की वजह से डेल्टा V और VB इक्वल हो चुके हैं। सो अब मैं डेल्टा V नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली VB लिखूंगा और उसमें से भी V हटा रहे हैं। एक्सप्रेशन बन जाएगा V इज इक्वल टू U ओवर Q0 या फिर W ओवर Q0। डेल्टा U के अंदर भी चूंकि एक टर्म जीरो हो चुकी है ये वाली, सो जो डेल्टा U है वो UB के इक्वल आ जाएगा और उसके साथ भी B का सब्सक्रिप्ट हटा लिया है, इस वजह से सिर्फ U लिखा है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और ये एक्सप्रेशन है किसका? ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जहां पे आप चार्ज को प्लेस करना चाह रहे हो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और यहां से अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट हेडिंग हम डेफिनेशन की लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? आप यहां पे सबसे पहले इस टर्म को पढ़िए या फिर इस टर्म को। आप लिखिए एनर्जी प्रोवाइडेड या फिर
वर्क डन। डिवीजन को किस तरह पढ़ते हैं? पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो हमने इस टर्म को पढ़ के लिखा है Q नॉट को। और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? वर्क कौन परफॉर्म कर रहा है? बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। किस काम के लिए? इन लिफ्टिंग द पॉइंट चार्ज Q नॉट फ्रॉम अ पॉइंट एट इंफिनिटी। आप पॉइंट ए से उठा के लाए हैं और इंफिनिटी क्या है? वो पॉइंट दैट इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू, कहां पे लेके आ रहे हैं? पॉइंट बी की तरफ, टू अ पॉइंट, जिसके लिए बुक्स आमतौर पे दैट पॉइंट का वर्ड भी यूज करती हैं। टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद कॉमा, हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंडीशन क्या है? कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम is called electric potential at that point। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट जहां पे आप इसको मूव करके लेके आए हो। सो रीड आउट कर लेते हैं इसको। यहां पे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एनर्जी प्रोवाइडेड या फिर वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज by some external agent in lifting the point charge Q naught from a point at infinity, i.e. outside the electric field, to a point, जिसे बुक that point भी कहती है, inside the electric field, against the electric field, keeping electrostatic equilibrium is called electric potential at that point. Point to be noted, इसे sometimes absolute electric potential भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। अगेन यहां पे प्लेट्स ड्रॉ कर रहा हूं। ये है प्लेट बी, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये है इन्फिनिटी तक का फासला। ये पॉइंट ए है जहां पे हमने चार्ज Q नॉट को प्लेस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैरेलल चलती हुई यहां पे इस तरह से आ रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और हमने चार्ज को पॉइंट ए से लिफ्ट करके पॉइंट बी पे लेके आना है, जो कि फील्ड के अंदर है। और हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का किया गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल के तौर पे डिफाइन किया है। अब आ रही है इसके SI यूनिट की। और अगेन अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम के ऊपर ये जो यूनिट्स हैं ये हैं वोल्ट्स V। और अगर आपको वोल्ट को डिफाइन करना पड़ जाए तो आपने क्या करना है? आपने फिर से अपनी इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है, दैट इज V इज इक्वल टू U ओवर Q नॉट या फिर W ओवर Q नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप यूनिट्स पुट कीजिए, आप इसकी जगह पे या फिर इसकी जगह पे लिख लीजिए जूल, चार्ज की जगह पे लिख लीजिए कूलम और पोटेंशियल की जगह पे लिख लीजिए उसका यूनिट वोल्ट। और सबके साथ 1 1 और 1 लिख दीजिए। अब आपने प्रीवियस डेफिनेशन जो आपने की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसी में थोड़ी थोड़ी तब्दीली करनी है और ये डेफिनेशन बन जाएगी। सो मैं ये लिखवा नहीं रहा, सिर्फ पढ़ना सिखा रहा हूं। सो जरा साथ साथ पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इफ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोवाइडेड या फिर वर्क इज डन। सो यहाँ पे ये जो टर्म है ना एनर्जी प्रोवाइडेड वर्क डन, इसके साथ हमने 1 लगा दिया, 1 जूल। सो इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड और वर्क इज डन ऑन अ चार्ज ऑफ +1 कूलम। सो यहाँ पे जो पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिखा था इसकी जगह पे हमने 1 कूलम लिख दिया है और बाकी स्टेटमेंट वही है, बाय सम एक्सटर्नल एजेंट in lifting the point charge Q naught
from a point at infinity, i.e. outside the electric field, to a point inside the electric field against the field, keeping electrostatic equilibrium. यहां तक वही पढ़ना है, उसके बाद इसकी बारी आएगी. Then electric potential at that point is 1 volt. So इस तरीके से आपने क्या किया, इसी डेफिनेशन में 1 जूल, 1 कूलम और 1 वोल्ट को फिट किया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट की डेफिनेशन आ गई. प्रीवियसली हम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की डेफिनेशन कर चुके हैं और उसके यूनिट वोल्ट की डेफिनेशन भी कर चुके हैं. उसमें भी यही काम किया था, सिर्फ डेफिनेशन में 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलम पुट किया था. सो अगेन मैं जरा इसको रीड आउट कर रहा हूं. रीड आउट कैसे करना है? इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड और वर्क इज डन ऑन अ चार्ज ऑफ +1 कूलम. सो आपने ये डिफाइन कर दिया, बाय सम एक्सटर्नल एजेंट in lifting it from a point at infinity that is outside the electrical field to a point inside the electric field against the electric field, keeping the electrostatic equilibrium. Then electric potential at that point is said to be 1 volt. So इस तरीके से आपने वोल्ट को डिफाइन कर दिया. So पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट की तरह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट के भी बेस यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं, चूंकि वोल्ट जूल पर कूलम के इक्वल है. सो इसलिए आप क्या करोगे, वर्क के फार्मूले से F.D से जूल की जगह पे पुट करोगे न्यूटन मीटर और Q इज इक्वल टू IT से कूलम की जगह पे क्या पुट करोगे, एम्पेयर सेकंड, और फोर्स के फार्मूले F इज इक्वल टू MA से न्यूटन की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो जूल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर. कूलम क्या बन जाएगा, एम्पेयर सेकंड. फर्दर वोल्ट इज इक्वल टू न्यूटन, न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए, बाकी टर्म्स मीटर और एम्पेयर सेकंड एज इट इज हैं. इसलिए वोल्ट के बेस यूनिट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर बनते हैं. और जो इसकी डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस क्या बनती हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली ही बनती हैं. और वो क्या है, ML² T-3 एंड A-1, जहाँ पे समटाइम्स A-1 की जगह पे I-1 भी लिख लिया जाता है, लेकिन प्रीफर आपने A को ही करना है. अब लास्ट बात जो मैंने आज के टॉपिक की डिस्क्राइब करनी है वो ये कि जो टर्म है डेल्टा V या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, या फिर एनर्जी का डिफरेंस, या फिर किसी एक पॉइंट की एब्सोल्यूट एनर्जी, या फिर वर्क डन, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, दीज ऑल क्वांटिटीज़ आर स्केलर्स. ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनकी डायरेक्शन नहीं होती और इसमें आप हेड टू टेल रूल यूज़ नहीं करते, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज़ नहीं करते, सिंपल अरिथमेटिक एडिशन होती है. सो आई होप हमने काफ़ी डिटेल में टॉपिक स्टडी किया है, तो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा. अब ज़रा हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs की तरफ चलते हैं. पहला MCQ है, टू मेंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मस्ट नॉट चेंज. हमें याद होगा कि हमने यहाँ पे इस तरीके से प्लेट B बनाई थी और उसके करीब एक प्लेट A बनाई थी. एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल था, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल था. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है. सो उसको ड्रॉ किया था और उसके बाद हमने एक चार्ज Q0 प्लेस किया था इस जगह के ऊपर. उस Q0 के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe और दूसरी थी एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल. मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट. सो अब जब हम चार्ज को मूव करते हैं प्लेट A से प्लेट B की तरफ तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, और जब B से A की तरफ चलते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो अप्लाई की गई है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो सेम नहीं रह रही. इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है. बी ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज मस्ट नॉट चेंज. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ही राइट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर कर रहे हैं. हम ये नहीं चाहते कि हमारा किया गया वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी में इंक्रीमेंट के बजाय काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट करवा दे. सो बी राइट ऑप्शन है. सी ऑप्शन क्या है, अ चार्ज मस्ट नॉट मूव, तो ऐसा तो नहीं है, चार्ज तो मूव कर रहा है. और डी ऑप्शन क्या है, अ चार्ज मस्ट बी एक्सेलरेटेड,
तो अगर एक्सेलरेट हो गया तो स्पीड तब्दील हो जाएगी, स्पीड तब्दील हो गई तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले 1/2 mv² के मुताबिक उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तब्दील हो जाएगी। सो द ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन बी। फिर है अ प्रोटॉन इज रेज्ड फ्रॉम अ प्लेट एट पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट, व्हाट मस्ट बी चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात तो ये कि जो प्रोटॉन है उसका चार्ज प्लस ई होता है या फिर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, और जो वी ए है या फिर वी इनिशियल है वो 3 वोल्ट है और जो वी फाइनल है वो 5 वोल्ट है। इसका मतलब है डेल्टा वी दैट मीन्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या बना, वो बना 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। सो अब अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करें डेल्टा यू, तो वो होगा क्यू नॉट डेल्टा वी। क्यू नॉट कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 2 वोल्ट्स। सो ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, और कूलम वोल्ट को मिला के हम जूल लिखते हैं। सो व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आइदर ऑप्शन बी और सी। तो यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं, जब हम एक प्लेट जिस पे लो पोटेंशियल है वहां से एक प्लेट जिस पे हाई पोटेंशियल है वहां तक चार्ज को लिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या चार्ज पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट के करीब आ रहा है और नेगेटिव से दूर जा रहा है, तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट्स तो चाहेंगी कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले, पॉजिटिव चार्ज। सो इस वजह से इस केस में इंक्रीमेंट ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ पार्टिकल लूजेस 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एज इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। इसका मतलब है अब की बार केस ये है कि अगर एक प्लेट बी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और उसके करीब एक प्लेट ए नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है इस तरह से, तो जो चार्ज है वो प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। इसका मतलब है अब वो चार्ज इटसेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। सो ये जो डेल्टा यू है ये क्या होगा, ये -100 जूल होगा अगर डेल्टा से मुराद गेन है। अगर डेल्टा से मुराद लूज है तो फिर +100 जूल ही लिखेंगे, क्योंकि गेन में फाइनल पहले और इनिशियल बाद में होता है और लॉस में इनिशियल पहले और फाइनल बाद में लिखा जाता है। तो फिलहाल मैं गेन के हिसाब से लिख रहा हूं, और इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। सो फाइनल पॉइंट ए पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट बी पॉइंट है, और बी पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, ए पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। इसका मतलब है ये जो 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी नेगेटिव है। सो पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशन है। सो अगर क्यू नॉट फाइंड करने को कहा गया है तो आप डेल्टा यू को डेल्टा वी से डिवाइड कर लें। डेल्टा यू कितना है, इट इज -100 जूल्स, और पोटेंशियल डिफरेंस है -50 वोल्ट्स। सो माइनस माइनस से कैंसिल आउट होगा, ये टर्म्स कटेंगी, आंसर आएगा 2 जूल पर वोल्ट, जो कि 2 कूलम के इक्वल होगा। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charge of -1 माइक्रोकूलम, so Q naught is -1 माइक्रोकूलम या फिर -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स loses 1 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स अगर डेल्टा यू गेन का सिंबल है तो -1 किलो जूल इसका आंसर है, दैट मीन्स एनर्जी लूज हो रही है। सो 1 इंटू 10⁻3 जूल्स लिख सकते हो, किलो प्रीफिक्स है उसकी जगह पे 10⁻3 लिखा हुआ है। While falling through one point to another in opposite direction of electric field। अब यहाँ पे ये बात नोटिस करने की है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ गिरता है तो वो एनर्जी लूज करता है, जैसे कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो एनर्जी लूज करता है। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव से रिपेल होता है। सो वो प्लेट बी की तरफ गिरते हुए एनर्जी लूज करेगा। व्हाट मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अगेन डेल्टा वी क्या होता है, वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, और प्लेट ए से बी की तरफ गिरते हुए जब हम यहाँ पे वी बी माइनस वी ए लिखेंगे तो चूंकि प्लेट बी हाई पोटेंशियल पे है और प्लेट ए लो पोटेंशियल पे है,
सो इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी, क्यू नॉट उस तरफ ले जाके डिवाइड कर दीजिए। फॉर्मूला बनता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। डेल्टा यू है -1 इंटू 10⁻³ जूल्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कितना है, क्यू नॉट है -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये बन जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 इंटू 10⁻³ और 10⁻+6 हो जाएगा ऊपर जाके जूल पर कूलम, जो कि वोल्ट के इक्वल होता है, और 10 की पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, 3 + 6 वोल्ट। सो 3 + 6 कितना होता है, वो होता है 9। सो डेल्टा वी का आंसर है 1 इंटू 10⁻9 वोल्ट। और 10⁻9 को हम बिलियन भी कहते हैं, और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज गीगा। सो 1 गीगा वोल्ट इज आर राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। सो यहाँ तक हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड तमाम MCQs डिस्कस कर लिए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिटेल्स पढ़ी और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन किया। कल हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई डेफिनेशन करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।